नमस्कार और इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स समूह की, मतलब ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। और अब तो इसमें नए सदस्य भी जुड़ गए हैं, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया भी। साथ में 13 पार्टनर देश भी हैं। ये दुनिया की जो बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण मंच है। हमारे जो स्रोत हैं वो इसके इतिहास, इसके मकसदों और दुनिया में इसकी क्या भूमिका है, इस पर काफी कुछ बताते हैं। तो आज का अपना मिशन है इस तेजी से बदलते समूह को समझना। ये है क्या, क्यों इतना अहम है, और हाँ, इसके सामने दिक्कतें क्या हैं। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। जरूर। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 2001 से। गोल्डमैन सैक्स के एक अर्थशास्त्री थे, जिम ओनील। उन्होंने ब्रिक शब्द गढ़ा था। तब इसमें सिर्फ 4 देश थे, ब्राजील, रूस, भारत, चीन। और फोकस उनकी आर्थिक संभावनाओं पर था। अच्छा, तो ये शुरुआत में बस एक आर्थिक कॉन्सेप्ट था? हाँ, मतलब शब्द तो वहीं से आया, पर राजनीतिक विचार इससे पहले भी थे। जैसे रूस के येवगेनी प्रिमाकोव, वो एक मल्टीपोलर मतलब बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की बात करते थे। फिर 2006 में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और 2009 में वो पहला शिखर सम्मेलन हुआ रूस में। हाँ, ये कातरिनबर्ग में। बिल्कुल। फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया और ये बन गया ब्रिक्स। और ये जो हाल में विस्तार हुआ है, मिस्र, ईरान वगैरह जुड़े हैं, ये इसकी बढ़ती महत्वाकांक्षा दिखाता है। तो इसका असली मकसद क्या है? सिर्फ इकोनॉमी या कुछ और भी है? क्या ये पश्चिम के G7 को एक तरह का जवाब है? काफी हद तक हाँ। एक मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जो पश्चिमी देशों का दबदबा है ना वैश्विक संस्थानों में, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, G7। हाँ, G7 भी, तो उनके सामने एक संतुलन बनाया जाए। ये सदस्य देश चाहते हैं कि एक ज्यादा न्याय संगत, बैलेंस्ड ग्लोबल ऑर्डर हो, जहां विकासशील देशों की मतलब ग्लोबल साउथ की आवाज को ज्यादा वजन मिले। और इसके लिए कुछ ठोस कदम भी उठाए गए हैं। सुनने में आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। बिल्कुल बिल्कुल। NDB एक बड़ा उदाहरण है। हेडक्वार्टर इसका शंघाई में है। इसका काम है ब्रिक्स देशों और दूसरी जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए पैसा जुटाना। अच्छा। इसने अब तक करीब मेरे ख्याल से 96 प्रोजेक्ट्स के लिए $32 बिलियन से ज्यादा की मंजूरी दी है। भारत में भी जैसे मुंबई मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है, उसको भी फंडिंग दी है। अरे वाह! और इसमें तो शायद ब्रिक्स के बाहर के देश भी सदस्य बन गए। हाँ, ये दिलचस्प है। बांग्लादेश, UAE, मिस्र, उरुग्वे, ये भी अब इसके सदस्य हैं। और एक वो कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA भी है। हाँ। वो क्या चीज है? क्या वो IMF कैसा कुछ है? हाँ, CRA एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये $100 बिलियन का फंड है। ये इसलिए बनाया गया है कि अगर सदस्य देशों को अचानक कोई लिक्विडिटी की दिक्कत आती है, मतलब नकदी की कमी, जैसे भुगतान संतुलन का संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, हाँ, तो उसमें ये मदद करता है। इसे आप IMF का एक कह सकते हैं क्षेत्रीय विकल्प मान सकते हैं। इसके अलावा और किस तरह का सहयोग होता है इनमें? और भी कई चीजें हैं, जैसे आर्थिक और व्यापार सहयोग तो है ही, फिर राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग भी है, आतंकवाद पर, दुनिया में शांति बनाए रखने पर, पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी होता है, जैसे अकादमिक फोरम, युवा शिखर सम्मेलन वगैरह। टेक्नोलॉजी में भी सहयोग की बात है। टेक्नोलॉजी में जैसे एक ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम बनाने की बात चल रही है, जो स्विफ्ट का विकल्प हो सकता है, या फिर एक साझा ब्रिक्स सैटेलाइट तारामंडल बनाने का विचार है। अच्छा। और वो एक साझा मुद्रा करेंसी की भी बात थी, R5 करके कुछ। और ये डॉलराइकरण क्या है? हाँ, साझा मुद्रा का विचार तो है, शायद सदस्य देशों की करेंसी के पहले अक्षर R से R5 नाम दिया गया, पर वो अभी बहुत बहुत दूर की कौड़ी लगता है। और डॉलराइजेशन का मतलब है कि आपस के व्यापार में और अपने विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम की जाए। ये समूह का एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन इसे करना बहुत मुश्किल है व्यवहारिक रूप से। सही है। अच्छा, दुनिया में इसका वजन कितना है, मतलब आंकड़ों में देखें तो? वजन तो काफी है। अगर आप ब्रिक्स प्लस के सारे देशों को मिला लें तो दुनिया की करीब आधी आबादी इन्हीं देशों में रहती है। आधी आबादी? हाँ, और अगर वैश्विक GDP की बात करें, PPP यानी क्रय शक्ति समता के आधार पर, तो ये करीब 36% बनता है। ये G7 समूह से भी ज्यादा है। G7 से ज्यादा? अच्छा। तो ये ग्लोबल साउथ की एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज बन गया है। भारत जैसे देशों के लिए ये एक मंच है अपनी बात रखने का, नए आर्थिक मौके तलाशने का, और हाँ, UNSC जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधार की वकालत करने का भी।
लेकिन इतने अलग अलग तरह के देश हैं इसमें, क्या सब कुछ आराम से चलता है? अंदरूनी चुनौतियां नहीं है क्या? अरे चुनौतियां तो बहुत है। सबसे बड़ी तो यही है कि सदस्य देशों में बहुत भिन्नता है। राजनीतिक सिस्टम बिल्कुल अलग है, कहीं लोकतंत्र है, कहीं एक पार्टी का शासन है, अर्थव्यवस्थाएं भी बहुत अलग अलग है। और एक बड़ा मुद्दा है चीन का साइज। मतलब चीन की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है, समूह की कुल जीडीपी का लगभग 70% चीन से आता है। 70%? हाँ, तो ये एक असंतुलन पैदा करता है। दूसरे सदस्य देश इससे थोड़ा असहज भी महसूस कर सकते हैं। और द्विपक्षीय मुद्दे जैसे भारत और चीन के बीच जो सीमा पर तनाव रहता है, बिल्कुल, वो भी एक बड़ी चुनौती है। भारत चीन सीमा विवाद जैसे डोकलाम या गलवान में जो हुआ, ये तनाव समूह की एकता पर असर डालते हैं। हालांकि ये भी सच है कि कई बार ब्रिक्स के शिखर सम्मेलनों में पर्दे के पीछे इन तनावों को कम करने के लिए बातचीत का एक मौका भी मिला है। और अब जो ये नए सदस्य जुड़े हैं, ईरान, मिस्र वगैरह, इससे क्या स्थिति और जटिल हुई है? हाँ, कह सकते हैं। विस्तार से समूह की ताकत तो बढ़ी है, लेकिन भू राजनीतिक जटिलताएं भी बढ़ी हैं। सबके अपने अपने हित हैं, अपने अपने मुद्दे हैं। बाहर से भी तो आलोचना होती होगी इसकी। हाँ बिल्कुल, कुछ पश्चिमी आलोचक इसे बस एक टॉकिंग शॉप कहते हैं, मतलब जहां से बातें होती हैं, काम कुछ नहीं। यहाँ तक कि जिम ओनील, जिन्होंने ये शब्द गढ़ा था, वो भी अब इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं। अच्छा। कई लोग इसे चीन का प्रभाव बढ़ाने का एक जरिया मानते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी सदस्य देशों के रुख अलग अलग रहे, जिससे मतभेद सामने आए। और जैसा हमने पहले कहा, वो डी-डॉलरीकरण या साझा मुद्रा जैसी बातें, ये सुनने में अच्छी लगती हैं, पर असलियत में इन्हें लागू करना बहुत मुश्किल है। अभी हाल में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, ट्रंप, उन्होंने तो धमकी भी दे दी कि जो देश ब्रिक्स करेंसी अपनाएंगे उन पर भारी टैरिफ लगाएंगे। तो काफी कुछ चल रहा है। तो अगर हम समेटें तो ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण समूह है जो लगातार बढ़ रहा है और ये वैश्विक व्यवस्था को एक नया आकार देने की कोशिश कर रहा है। एनडीबी और सीआरए जैसे कदम बताते हैं कि ये सिर्फ बातें नहीं कर रहा। सही कहा, ये इसकी ठोस उपलब्धियां हैं। लेकिन ये भी सच है कि ये अंदरूनी मतभेदों से जूझ रहा है, खासकर चीन के प्रभुत्व वाले सवाल से। बाहरी दुनिया से भी शक की निगाहें हैं, और इसकी जो बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें हकीकत बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। विस्तार ने इसे बड़ा जरूर बनाया है, पर शायद ज्यादा जटिल भी कर दिया है। तो आगे देखने वाली बात यही होगी कि क्या ब्रिक्स वाकई अपनी अंदरूनी खींचतान और बाहरी दबावों से ऊपर उठ पाता है? क्या ये सच में ग्लोबल साउथ की एक मजबूत एक आवाज बन पाएगा, या फिर ये बस अलग अलग देशों के अपने अपने हितों का एक ढीला ढाला गठबंधन ही बना रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। आज की इस चर्चा के लिए बस इतना ही। स्रोत सामग्री में और भी कई दिलचस्प बातें हैं जिन्हें आप और गहराई से देख सकते हैं।